तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। तो चलिए आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज वीवीआई गेस क्वेश्चन लाए हैं। क्या चीज़ लाए हैं? वीवीआई गेस क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे क्वेश्चन 95 क्वेश्चन लड़ेगा, 100% की गारंटी है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के एक बार सभी दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग, और ये गेस क्वेश्चन की टाइप है जो साइंस का क्वेश्चन है। सभी गेस क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और डेली आप लोग शाम 6 से 7 बजे के बीच ऑब्जेक्टिव का, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करने के लिए लाइव जुड़े हम लोग के साथ। और सुबह अभी के टाइम में आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पहला नंबर है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वह अपने 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या किसे कहा जाता है? तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, यहाँ पर समझिए कि श्वेत प्रकाश है ये, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसके 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका एक ट्रिक है आप लोग के, इसका ट्रिक है एक कि इसका नाम कैसे याद रखें। तो इसका नाम रखने का ट्रिक है बैजानिहापिनाला। क्या होगा? बैजिनिहापिनाला, इसका रखेंगे बैजानिहापिनाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किसे कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किसे कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन उत्तर की ओर। तो प्रकाश किरण को मोड़ने को ही लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता कहा जाता है। क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका है दोस्तों कि प्रकाश किरण को मोड़ने को ही लेंस की शक्ति को लेंस की क्षमता कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है लेंस का क्षमता का? तो इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता जिसे पी से डिनोट किया जाता है। किसे, क्या चीज़ से किया जाता है? पी से, जहाँ 1/p बराबर 1/f होता है। क्या होता है? 1/f, जहाँ f क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। गेस पेपर में आप लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बड़ा में दिया हुआ था, आपको उतना ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको क्या रखना है कि प्रकाश किरण को मोड़ने को ही लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और जिसे पी से डिनोट किया जाता है। पी बराबर 1/f होता है, जहाँ f फोकस दूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी करंट कहा जाता है और दिष्ट धारा जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। तो चलिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या क्या अंतर है? पहला है कि प्रत्यावर्ती धारा में पहला है कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में बोल रहा है कि पहला पॉइंट कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। और दिष्ट धारा में पहला क्या कर रहा है कि केवल धारा का मान बदलता है, कि केवल दिष्ट धारा में केवल धारा का मान बदलता है, दिशा नहीं बदलता है। चलिए दूसरा नंबर है प्रत्यावर्ती धारा में दूसरा पॉइंट है कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा में है दूसरा पॉइंट कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसे? प्रत्यावर्ती यानी एसी करंट को। दूसरा पॉइंट है डीसी करंट का, कि इसे उत्पन्न करने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्या होती है? इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तीसरा पॉइंट है एसी करंट का, कह रहा है कि इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। किसे? एसी करंट को। तीसरा नंबर है इधर डीसी में
कि इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। डीसी को एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई। चलिए 4 नंबर है यहाँ पॉइंट एसी करंट का कि यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के घर में किस टाइप का तो एसी करंट ही रहता है और यह बहुत ही घातक होता है। क्या होता है? यह बहुत ही घातक होता है, जबकि डीसी इसके अपेक्षा कम घातक होता है, हम लोग जानते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? सभी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर ही की तरह ही लिखना होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसका उत्तर कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कहने का मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? तो जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। जैसे H2 में 2 है तो Cl2 में भी 2 होना चाहिए और इसके जो उत्पाद में बनेगा वो उसका भी समान होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण समझ गए हैं। द्रव्यमान अब बोल रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है समीकरणों को संतुलित करना। तो चलिए कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान का जो संरक्षण है उसके नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पाद, यह उत्पाद है, क्या है? उत्पाद के द्रव्यमान समान होते हैं। इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादकों के द्रव्यमान को समान करने के लिए इसका अगर समान करना है तो इसका भी समान करना होगा। यह किस सिद्धांत पर? तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार समीकरण को, अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, को संतुलित करना आवश्यक है। क्या कह रहा है? क्या कहा कि द्रव्यमान समान होते हैं, अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके द्रव्यमान को संतुलित करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आप सभी, और यह प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। क्या है? प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। कह रहा है क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। तो वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। चलिए तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो पहला पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब का कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या चीज़? पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। कहने का मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट है, करा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह सदैव उल्टा होता है। और दूसरा नंबर पॉइंट है काल्पनिक प्रतिबिंब का, जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ये पॉइंट सभी आप लोग याद रखिएगा, ये क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको हर एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे मोस्ट VVI कहिएगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। क्या होता है? दर्पण के आगे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब में, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसका आंसर क्या होगा? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का pH का मान उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। क्या कहने का कि अम्ल का जलीय विलयन की विद्युत का, तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें
विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई होती है। जब किसी विलयन का पीएच मान उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम होता है, 1/, लघुगणक होता है। क्या होता है? 1/, लघुगणक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज एवं अयस्क में, तो खनिज यहाँ है और अयस्क। चलिए अब पहला है क्वेश्चन खनिज का कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहा जाता है? तो भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से, जो भूपर्पट्टी की पृथ्वी के नीचे जो जमीन से हम लोग कोड़ के निकालते हैं, तो उस तत्वों को और यौगिकों को ही खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। अब अयस्क किसे कहा जाता है? वे खनिज से ही अयस्क निकाला जाता है। वे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहा जाता है। खनिज किसे कहा जाता है? जिसे हम कोड़कर निकालते हैं। और जिस खनिज से अयस्क किसे कहा जाता है? तो जिस खनिज से धातुएं कम खर्चा में कम पैसा लगे और आसानी से प्राप्त हो, उसे अयस्क कहा जाता है। चलिए खनिज का दूसरा पॉइंट है कि सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा समान नहीं होती। कह रहा है कि सभी खनिजों में धातु की जो होती है प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट है अयस्क का कि सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। क्या होती है? पर्याप्त। चलिए तीसरा पॉइंट है खनिज में कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। चलिए चौथा पॉइंट है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके VVI ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि क्या सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं? तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलिए क्योंकि खनिज से ही अयस्क का निष्कर्षण होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? तो चलिए इसका आंसर है कि सोडियम सामान्यतः ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। क्या है कि सोडियम जो होता है वह हवा के साथ एवं नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसलिए सोडियम को खुली हवा में नहीं रखा जाता, इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। Na को जब ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया करता है तो NO2 बनाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की संक्षारण क्या है? संक्षारण रोकने के उपाय बताइए। संक्षारण जिसे जंग लगना भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जंग लगना। तो खुली हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जानते हैं कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रतिक्रिया धातु की सतह पर पड़ने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाली धातु के क्षरण की क्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि हवा में क्या क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर ये सभी लोहा पर प्रतिक्रिया करता है, तो इसी के कारण धातु के क्षरण की क्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में अतिभारण का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ में अतिभारण का क्या अर्थ है? तो यदि किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों द्वारा खींची गई विद्युत धारा उस परिपथ में उपयोग में लाए गए, कह रहा है कि 1 मिनट 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण का क्या अर्थ है? तो यदि किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों द्वारा खींची गई विद्युत धारा उस परिपथ में उपयोग में लाए गए तारों के महत्तम धारा के प्रवाहित करने की क्षमता से अधिक होती है, तो अतिभारण उत्पन्न हो जाता है। अतिभारण के कारण तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है दोस्तों। मतलब कहने का है कि जब कभी किसी विद्युत धारा में अधिक धारा बहने लगती है, उससे ही विद्युत परिपथ में अतिभारण कहा जाता है और इससे तार क्या होता है? गर्म हो जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो, आपके दोस्त भी 95% ला सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को लाइव में जुड़ना ना भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका डेली लाइव कराया जाता है, लाइव सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।